अरे काव्या, किन ख्यालों में खोई हुई हो। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और खाना तैयार करो। थोड़ी ही देर में पूजा का समय हो जाएगा। सुबह से व्रत रखा है, अब तो भूख के मारे बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो आराम से पेट भरकर खाना खाया है। ना तुम्हें व्रत रखना है और ना भूखा रहना है। थोड़ा सा काम करने को कह दिया तो वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो रहा। रश्मि ने अपनी ननद काव्या को गुस्से से कहा तो काव्या की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसकी यही भाभी कभी उसे अपनी छोटी बहन कहकर प्यार करती थी। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने में लगी रहती थी और उसकी बलाएं लेते नहीं थकती थी। लेकिन आज उसी भाभी की आवाज़ में ताने भरे हुए थे। तभी रसोई के दरवाजे पर उसकी माँ कमला जी आकर खड़ी हो गई। काव्या की भीगी आंखों पर उनकी नज़र पड़ी तो उनके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि नाराज़गी उतर आई। वो भी तेज स्वर में बोली, क्यों ये मुंह लटकाकर खड़ी हो? भाभी ने जरा सा काम करने को क्या कह दिया? रोना शुरू हो गया। ना दिन देखती हो ना त्योहार। चलो जल्दी से काम खत्म करो और रोहन को संभालो। तुम्हारे पापा, भैया, भाभी और मैं पूजा के लिए छत पर जा रहे हैं। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? यहीं रहकर घर देखना और हमारे लौटने तक खाना भी मेज पर लगा देना। काव्या ने बिना किसी बहस के चुपचाप गर्दन हिलाकर अपनी सहमति दे दी। उसने आंसू पोंछे और फिर से रसोई के काम में लग गई। सब्जी में छोंक लगाते हुए अचानक वो अपने अतीत में चली गई। उसे अपनी शादी के बाद का वो पहला करवा चौथ याद आया। उस दिन वो अपनी सास सुधा जी के साथ रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसकी ननद तन्वी मोबाइल हाथ में लिए उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, लो भाभी, आपकी मम्मी का फ़ोन है। काव्या ने जल्दी से हाथ साफ किए, पल्लू ठीक किया और फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। उधर से उसकी माँ की खुशियों से भरी आवाज़ आई, अरे मेरी बिटिया, पहले करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, धन्यवाद मम्मी। फिर उधर से कमला जी ने पूछा, अच्छा ये बता, क्या कर रही थी? काव्या ने सहजता से जवाब दिया, मम्मी खाना बना रही थी। ये सुनते ही उनकी आवाज़ अचानक तेज हो गई। क्या तू खाना बना रही थी? तेरी सास और ननद कहाँ हैं? तू भूखी प्यासी रसोई में लगी हुई है और वो दोनों आराम कर रही हैं। काव्या ने तुरंत समझाते हुए कहा, अरे नहीं मम्मी, खाना तो मम्मी जी ने ही बनाया है। मैं तो बस उनकी थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। तन्वी की अगले सप्ताह परीक्षा है, इसलिए उसे नहीं बुलाया। नहीं तो वो हमेशा मेरी पूरी मदद करती है। लेकिन कमला जी उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने कहा, अरे रहने दे, मुझे सब पता है। तू तो शुरू से ही बहुत सीधी है। कोई भी दो मीठी बातें करके तुझे अपने हिसाब से चला लेगा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन अपनी बहू रश्मि के हाथ में दे दिया। हालचाल पूछने के बाद रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, काव्या, आज शाम को पहनने के लिए तेरी सास ने क्या दिलवाया है तुझे? काव्या ने धीमे स्वर में कहा, भाभी, अभी तो मेरी शादी को 4 महीने हुए हैं। शादी में मिली हुई साड़ियाँ बिल्कुल नई रखी हैं। मम्मी जी ने उन्हीं में से एक बहुत सुंदर साड़ी पहनने के लिए निकाल दी। रश्मि ने तुरंत कहा, अरे ये भी कोई बात हुई? एक नई साड़ी दिलवा देती तो उनका क्या चला जाता। अच्छा छोड़, ये बता, निखिल जी ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तेरे भैया तो मेरे लिए चांदी की बहुत सुंदर पायल लेकर आए हैं। मम्मी जी ने साड़ी दी है तो उन्होंने भी तुझे कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। काव्या ने बात बदलते हुए पूछा, भाभी, रोहन कैसा है? मुझे याद तो करता होगा। रश्मि हंसकर बोली, हाँ हाँ, तुझे ही याद करता रहता है। एक ही तो बुआ है उसकी। अच्छा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात जब तक निखिल जी तुझे कोई अच्छा सा उपहार ना दे दें,
तब तक तू उनसे बात मत करना। अभी से अपना रौब रखना शुरू कर दे, नहीं तो बाद में पूरी जिंदगी दबाकर रखेंगे। इतना कहकर उसकी भाभी रश्मि ने तो फ़ोन काट दिया। लेकिन अपनी भाभी की कही हुई बातें काव्या के मन में लगातार घूमती रहीं। धीरे धीरे उसके मन में एक ऐसी कड़वाहट जन्म लेने लगी जिसका कोई कारण उसके अपने अनुभव नहीं थे, बल्कि दूसरों के शब्द थे। शाम को तैयार होने लगी तो उसने अपनी सास द्वारा निकाल कर रखी गई साड़ी वापस अलमारी में रख दी और दूसरी साड़ी पहन ली। वो साड़ी भी अच्छी थी, लेकिन उसे पहनने का उद्देश्य केवल इतना था कि बिना कुछ कहे वो अपनी नाराज़गी अपनी सास तक पहुंचा सके। तैयार होकर जब वो नीचे आई तो बार बार उसकी निगाहें सुधा जी के चेहरे पर टिक जाती। उसे उम्मीद थी कि सास उसकी बदली हुई साड़ी देखकर कुछ ज़रूर पूछेंगी, लेकिन उनके चेहरे पर ना नाराज़गी थी, ना शिकायत और ना ही कोई सवाल। यही बात काव्या को भीतर तक चुभ गई। उसे लगा कि शायद उसकी पसंद नापसंद से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मन ही मन यही सोचते हुए वो परिवार के बाकी लोगों के साथ पूजा के लिए ऊपर चली गई, जबकि उसके मन में उठी गलतफहमियों का तूफान धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। छत पर परिवार के सभी सदस्य एक एक करके इकट्ठा हो गए। चारों तरफ त्योहार का उल्लास दिखाई दे रहा था। पड़ोस की छतों पर भी महिलाएं सजी धजी खड़ी थी और सभी चांद निकलने का इंतजार करते हुए आपस में हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन काव्या का मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर छाई उदासी को देखकर सुधा जी ने कई बार पूछा भी, क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? वहीं उसकी ननद तन्वी भी उसके पास आकर बोली, भाभी सुबह से कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, कहीं कमजोरी तो नहीं हो गई? लेकिन हर बार काव्या मुस्कुराने का प्रयास करती और यही कहकर बात टाल देती कि सब ठीक है। सुधा जी ने मन ही मन सोचा कि शायद पूरे दिन व्रत रखने की वजह से उसे कमजोरी महसूस हो रही होगी। इसलिए उन्होंने तन्वी से कहा कि नीचे जाकर पहले से ही भोजन मेज पर लगा दे, ताकि पूजा के बाद किसी को ज़्यादा देर तक इंतजार ना करना पड़े। थोड़ी ही देर बाद चांद निकल आया। सभी ने पूरे विधि विधान से पूजा की, एक दूसरे की खुशहाली की कामना की और फिर नीचे आकर साथ बैठकर भोजन किया। घर का वातावरण पहले की तरह हंसी खुशी से भरा हुआ था, लेकिन काव्या के मन में उठी शंकाओं ने उस खुशी को उसके लिए फीका कर दिया। भोजन समाप्त होने के बाद घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। जैसे ही निखिल कमरे में पहुंचा, उसने मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देखा और बोला, आज तो तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। इतना कहकर वो हमेशा की तरह उसे प्यार से अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन काव्या झटके से उससे दूर हट गई और बिना उसकी तरफ देखे जाकर बिस्तर पर दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। निखिल कुछ पल तक उसे हैरानी से देखता रहा। उसने कई बार प्यार से पूछा, क्या बात है, मैंने कोई गलती कर दी क्या? फिर बोला, अगर मुझसे अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो बता दो, लेकिन यूँ चुप मत रहो। मगर काव्या के होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी भाभी रश्मि द्वारा बताई गई चांदी की पायल घूम रही थी और उसे लग रहा था कि शायद उसके पति को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। काफ़ी देर तक उसे मनाने की कोशिश करने के बाद जब निखिल को कोई जवाब नहीं मिला तो वो भी चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। और ये दूरी किसी वास्तविक घटना से नहीं बल्कि कुछ शब्दों ने पैदा की थी। तभी अचानक रोहन की मासूम आवाज़ सुनकर काव्या की तंद्रा टूटी। बुआ, मुझे भी खाना दे दो। उसने वर्तमान में लौटकर देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर चुके थे। किसी ने उससे ये तक नहीं पूछा था कि उसने खाना खाया या नहीं। उसने चुपचाप अपने और रोहन के लिए खाना परोसा। एक और जैसे ही मुंह में डाला, वो गले से नीचे ही नहीं उतर पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले
उसने थाली वहीं ढक दी, केवल पानी पिया और बिना किसी से कहे अपने कमरे में जाकर लेट गई। मगर उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार अपनी शादी के बाद की छोटी छोटी घटनाओं को याद करने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कैसे उसकी माँ और भाभी की हर बात धीरे धीरे उसके मन पर असर करती चली गई थी। उन्होंने कभी उसे अपने ससुराल को दिल से अपनाने ही नहीं दिया। हर अच्छे व्यवहार के पीछे उसे कोई स्वार्थ दिखाई देने लगा था और हर रिश्ते में उसे कोई छुपी हुई चाल नजर आने लगी थी। उसकी सास सुधा जी बहुत समझदार और धैर्यवान महिला थी। उन्होंने कई बार काव्या को समझाने की कोशिश की कि नया घर अपनाने में समय लगता है, लेकिन रिश्ते विश्वास से बनते हैं, शक से नहीं। परिवार का हर सदस्य उसे खुश रखने की कोशिश करता, फिर भी काव्या को कभी मन की शांति नहीं मिलती थी। सुधा जी की हर सलाह उसे अपनी माँ की कही हुई बातों की वजह से कोई नई चाल लगती। उसकी ननद तन्वी भी एक चंचल, मासूम और हंसमुख लड़की थी जो हर समय अपनी भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन माँ और भाभी की बातों ने काव्या के मन में उसके लिए भी ऐसा जहर भर दिया था कि अब वही लड़की उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन दिखाई देने लगी थी। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने के कारण जरा जरा सी बात पर वो नाराज होकर मायके चली जाती और वहां पहुंचते ही उसकी माँ उसे समझाने की बजाय उसकी हर बात को सही ठहराती, चाहे गलती काव्या की ही क्यों ना हो। धीरे धीरे ये बातें काव्या के स्वभाव का हिस्सा बनती चली गई और वो अनजाने में ही सही, लेकिन अपने बसे बसाए घर से दूर होती चली गई। समय बीतता गया। काव्या पढ़ी लिखी थी और शादी से पहले ही नौकरी करने का सपना देखती थी। उसकी ये इच्छा जानकर उसके सास ससुर ने उसे पूरा सहयोग दिया। काव्या के ससुर सुरेश जी ने अपनी पहचान के माध्यम से एक कंपनी में उसके लिए अच्छी नौकरी भी दिलवा दी। घर के सभी लोग उसकी सफलता से बेहद खुश थे, लेकिन जब काव्या ने ये बात अपनी माँ कमला जी को बताई तो उन्होंने खुशी जताने की बजाय धीरे से कहा, मुझे तो लगता है अब तेरे ससुराल वालों की नज़र तेरी कमाई पर है, जरा संभल कर रहना। अपनी मेहनत की कमाई किसी पर यूं ही खर्च मत कर देना। आजकल लोग बहू को नौकरी इसीलिए करवाते हैं ताकि घर का खर्चा उसी के पैसों से चलता रहे। माँ की बातें एक बार फिर काव्या के मन में घर कर गई। पहली तनख्वाह मिलने के दिन वो दफ्तर से सीधे बाजार चली गई। वहाँ से उसने अपने माता पिता, भाई भाभी और भतीजे के लिए ढेर सारे उपहार खरीदे और सीधे मायके पहुँच गई। सबको अपने हाथों से उपहार दिए तो घर में खुशी का माहौल बन गया। सभी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। देर शाम जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसके हाथ पूरी तरह खाली थे। उधर सुरेश जी पहले से ही उसकी पहली तनख्वाह की खुशी में मिठाई लेकर आए हुए थे। उन्हें अपनी बहू पर गर्व था कि आज वो आत्मनिर्भर बन गई है। जैसे ही काव्या घर में दाखिल हुई, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, आज तुम्हारी पहली कमाई की खुशी में मिठाई खाते हैं। लेकिन काव्या को उनकी इस खुशी में भी कोई अपनापन दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे ये सब केवल दिखावा है। उसने किसी से ढंग से बात तक नहीं की और अपने कमरे में जाकर देर तक मोबाइल पर अपनी माँ से बातें करती रही। निखिल दूर खड़ा ये सब देखता रहा। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने घर का माहौल खराब ना हो इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। नौकरी शुरू होने के बाद काव्या का व्यवहार धीरे धीरे और बदलने लगा। अब वो सुबह देर से उठती, जल्दी जल्दी तैयार होकर सास के बनाए हुए नाश्ते के साथ चाय पीती और बिना किसी काम में हाथ बटाए दफ्तर चली जाती। शाम को दफ्तर से लौटते समय वो सीधे मायके पहुंच जाती। वहां घंटों बैठती, परिवार के साथ समय बिताती और फिर रात को उसका भाई उसे ससुराल छोड़ जाता। ये उसका लगभग रोज का नियम बन गया था।
अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा भी वो अपने मायके वालों पर खर्च करने लगी। अगर कभी सास ससुर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते कि घर परिवार दोनों जगह संतुलन बनाकर चलना चाहिए, तो वो कई दिनों तक उनसे ठीक से बात नहीं करती। अपने ननद तन्वी से तो उसने पहले ही दूरी बना ली थी। अब वो उससे केवल ज़रूरत पड़ने पर ही दो चार शब्द बोलती। घर का वो अपनापन जो कभी हर कोने में महसूस होता था, अब धीरे धीरे कम होने लगा था। इन सब बातों का सबसे अधिक असर निखिल पर पड़ रहा था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन रोज रोज की बेरुखी और बिना वजह की नाराजगी ने उसे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा उसे हर दिन मिल रही है। उसने कई बार काव्या से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर वो बातचीत टाल देती। उनके वैवाहिक जीवन की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी। एक रात की बात थी। काव्या हमेशा की तरह अपने भाई के साथ देर से घर लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, निखिल ने शांत लेकिन थके हुए स्वर में कहा, इतनी देर से आने की क्या ज़रूरत थी? अगर रोज वही रहना है तो वहीं रह जाती। उसकी ये बात सुनते ही काव्या के भाई का गुस्सा भड़क उठा। उसने निखिल से ऊंची आवाज में बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। शोर सुनकर सुरेश जी बीच बचाव करने आए और दोनों को शांत कराने लगे, लेकिन गुस्से में काव्या के भाई ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। सुरेश जी अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर सुधा जी और तन्वी भी घबरा गई। निखिल ने तुरंत अपने पिता को संभाला, लेकिन इतने बड़े अपमान के बाद भी काव्या ने अपने भाई को रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो उसी के साथ घर से चली गई। उसके जाने के बाद सुधा जी और सुरेश जी ने कई बार फ़ोन करके उसे समझाने का प्रयास किया। निखिल भी चाहता था कि बात किसी तरह संभल जाए, लेकिन हर बार काव्या अपनी माँ की बातों में आकर लौटने से मना कर देती। धीरे धीरे निखिल ने भी समझ लिया कि जब तक काव्या खुद अपनी गलती नहीं समझेगी, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। उसने भी उसे मनाने की कोशिशें बंद कर दी। दूसरी ओर काव्या अपने मायके में रहने लगी। दिन, सप्ताह और महीने बीतते चले गए। देखते ही देखते 5 महीने निकल गए, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि जिन लोगों के कहने पर उसने अपना घर छोड़ा था, वही लोग धीरे धीरे उसके प्रति अपना व्यवहार बदलने वाले थे। देखते ही देखते काव्या को मायके में रहते हुए पूरे 6 महीने बीत गए। शुरुआत के कुछ दिनों तक उसे ऐसे लगता था कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। घर में उसका पहले जैसा स्वागत होता था, उसकी पसंद का खाना बनता और सब उसके आगे पीछे घूमते रहते। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा क्या परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। अब भाभी रश्मि पहले की तरह उसके छोटे बड़े काम करने के लिए दौड़कर नहीं आती थी। उल्टा उन्हें ये उम्मीद रहने लगी थी कि काव्या सुबह दफ्तर जाने से पहले पूरे घर का नाश्ता और दोपहर का भोजन तैयार करके जाए तथा शाम को लौटने के बाद भी रसोई की पूरी जिम्मेदारी निभाए। पहले जो बातें प्यार से कही जाती थी, अब वही बातें तानों और उल्हानों में बदलने लगी थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे तब होती जब उसकी माँ कमला जी भी हर बार अपनी बहू का ही पक्ष लेती थी। काव्या कई बार कुछ कहना चाहती, लेकिन हर बार उसके शब्द गले में ही अटक कर रह जाते। धीरे धीरे उसकी नज़र घर की कई ऐसी बातों पर भी जाने लगी जिन्हें उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे उसकी तनख्वाह मिलने की तारीख नज़दीक आती, वैसे वैसे उसके भैया और भाभी का व्यवहार अचानक बहुत मीठा हो जाता। दोनों कभी किसी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर
तो कभी किसी घरेलू खर्चे का हवाला देकर उससे पैसे मांगने लगते। कुछ ही समय में रोहन की स्कूल फीस, उसके ट्यूशन का खर्चा और कई दूसरी जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे काव्या के कंधों पर डाल दी गई। घर में नया फ्रिज आया, फिर नई वॉशिंग मशीन आई और उसके बाद कई दूसरी सुविधाएं भी जुटती चली गई। इन सब में सबसे बड़ा योगदान काव्या की कमाई का था। लेकिन अगर वो कभी अपनी इच्छा से कोई अच्छी चीज़ बनाने की बात करती तो भाभी तुरंत महंगाई का रोना रोकर उसे मना कर देती। सबसे दुख की बात ये थी कि हर बार उसकी माँ भी उसी का समर्थन करती थी। घर का सबसे छोटा अंधेरा और सीलन भरा कमरा उसे रहने के लिए दिया गया, जबकि घर के बाकी कमरे कहीं अधिक खुले और आरामदायक थे। इन सब बातों ने धीरे धीरे उसके मन में एक ऐसी बेचैनी भर दी थी जिसे वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी। रात भर इन्हीं बातों को सोचते सोचते काव्या की कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठी तो सिर भारी था और रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। फिर भी उसने बिना किसी शिकायत के उठकर पूरे परिवार का नाश्ता बनाया, दोपहर के लिए सब्जी तैयार की और जल्दी जल्दी तैयार होकर दफ्तर के लिए चली गई। उस दिन उसके चेहरे की उदासी किसी से छिप नहीं रही थी। दफ्तर पहुंचने के बाद भी उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोपहर के भोजन का समय हुआ तो उसने अपना टिफिन खोला, लेकिन खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। तभी दफ्तर का चपरासी उसके केबिन के दरवाजे पर आया और बोला, मैडम, आपसे मिलने कोई आया है। अगर आप खाना खा रही हैं तो मैं उन्हें थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए कह दूं। काव्या ने टिफिन बंद करते हुए धीमे स्वर में कहा, नहीं, उन्हें अंदर भेज दीजिए, वैसे भी मुझे भी भूख नहीं है। कुछ ही पल बाद जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि सामने उसकी ननद तन्वी खड़ी थी। उसे देखते ही काव्या के मन में न जाने कितनी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही तन्वी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, नमस्ते भाभी। इतना कहकर उसने काव्या को कसकर गले से लगा लिया। उस मासूम आलिंगन की गर्माहट ने जैसे काव्या के मन में जमी हुई सारी बर्फ पिघला दी। वो सोचने लगी कि जिस लड़की से उसने बिना किसी कारण दूरी बना ली थी, उसके मन में आज भी उसके लिए उतना ही प्यार था। उसकी आंखें भर आई और उसने भी पूरे प्यार से तन्वी को अपनी बाहों में भर लिया। फिर बोली, कैसी हैं भाभी? काव्या ने झुकी हुई नज़रों से जवाब दिया, ठीक हूँ, तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? तन्वी की आंखें भर आई। उसने रूंधे हुए गले से कहा, कोई भी ठीक नहीं है भाभी। आपके बिना घर बिल्कुल सूना हो गया है। पापा हर समय आपको याद करते रहते हैं। आपकी चिंता करते करते उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और भैया, उनके बारे में तो क्या ही बताऊं। उन्होंने जैसे खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। ना समय पर खाना खाते हैं, ना ठीक से सोते हैं और ना ही पहले की तरह किसी से हंसकर बातें करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो केवल दिन काट रहे हैं। भाभी, प्लीज़ घर वापस चलिए। सब लोग आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहते कहते तन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर काव्या की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं तन्वी, गलती तुम्हारी नहीं थी, अब सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए उसने उसके आंसू पोंछे। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठी रही। फिर तन्वी वहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद काव्या के मन में फैला अंधेरा जैसे धीरे धीरे हटने लगा। कई महीनों बाद उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिन लोगों को वो अपना विरोधी समझती रही,
वो आज भी उसे उसी अपनापन और स्नेह के साथ अपने घर वापस बुला रहे थे। उस दिन दफ्तर से निकलते समय काव्या के कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। ननद की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। वो जितना अपने अतीत को याद करती, उतना ही उसे महसूस होने लगा कि उसने दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपने ही जीवन की सबसे बड़ी खुशियों को ठुकरा दिया था। शाम को जैसे ही काव्या घर पहुंची तो बाहर से ही उसे अपनी माँ और भाभी की खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाजे के पास ही रुक गई। अंदर से उसकी भाभी रश्मि की आवाज़ आई, माँ जी, इस बार तो गर्मी जान ही ले रही है, पंखे से बिल्कुल राहत नहीं मिलती। आप दीदी से कहिए ना कि इस बार अपनी तनख्वाह से एक अच्छा सा एसी लगवा दें। तभी कमला जी ने बिल्कुल सहज स्वर में कहा, हाँ क्यों नहीं बहू, आखिर इतने दिनों से यही रह रही है तो इस घर के लिए उसका भी कुछ फर्ज बनता है। ये सुनते ही काव्या का दिल जैसे किसी ने कसकर दबा दिया। कुछ क्षण पहले तक जो भ्रम उसके मन से टूटने लगे थे अब पूरी तरह बिखर चुके थे। उसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे के भाव संभाले और धीरे से घर के अंदर दाखिल हो गई। उसे देखते ही माँ और भाभी दोनों एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट साफ दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल दोनों सामान्य बनने का प्रयास करने लगी। कमला जी मुस्कुराकर बोली, अरे काव्या, आ गई तुम, अच्छा हुआ, अभी हम लोग रोहन की ही बातें कर रहे थे। काव्या भी बिना कुछ जताए उनके पास जाकर बैठ गई और शांत स्वर में बोली, हाँ भाभी, बताइए ना, रोहन क्या कह रहा था। रश्मि कुछ कह पाती उससे पहले ही कमला जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे कुछ खास नहीं, बस कह रहा था कि इस बार बहुत गर्मी है, बुआ से कह देना कि तनख्वाह मिलते ही हमारे कमरे में एसी लगवा दें, आखिर तेरा लाडला भतीजा है ना। तो काव्या ने बिना किसी झिझक के कहा, क्यों नहीं मम्मी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं तो खुद सोच रही थी कि इस बार एक एसी ले ही लूँ। ये सुनते ही कमला जी और रश्मि के चेहरे खिल उठे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे उनकी इच्छा पूरी होने वाली हो। तभी काव्या ने बिल्कुल शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम कल ही एसी खरीद लेंगे, मैं कंपनी वाले को कल ही घर भेज दूंगी, आप लोग उन्हें मेरा कमरा दिखा दीजिएगा ताकि वो वहीं लगाकर चले जाएं। क्या मतलब, तुम्हारा कमरा? कमला जी और रश्मि लगभग एक साथ बोल उठी। रश्मि ने तुरंत कहा, लेकिन तुम तो रोहन के लिए एसी लगवा ही रही थी। काव्या ने उसी शांति से जवाब दिया, हाँ तो मैंने कहाँ मना किया है भाभी, लेकिन एसी मेरे कमरे में लगेगा और रोहन भी वहीं आराम से सो जाएगा। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि वो मेरा लाडला भतीजा है। उसकी बातें सुनते ही रश्मि का चेहरा उतर गया। वो तेज स्वर में बोली, तुम हमारे घर में रह रही हो, इतना क्या कम है जो अब एसी भी तुम्हारे कमरे में ही लगेगी। भाभी की ये बात सुनते ही काव्या की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन इस बार उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने पूरी दृढ़ता से कहा, भाभी, शायद आप भूल रही हैं कि ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। इस घर की बेटी होने के नाते मेरा भी इस घर पर पूरा अधिकार है। और एक बात, इस घर में जो ज़्यादातर नई सुविधाएं आई हैं उनमें मेरी मेहनत की कमाई लगी है, लेकिन मैंने कभी इसका एहसान नहीं जताया क्योंकि मुझे लगा था कि ये भी मेरा अपना घर है। लेकिन आज जब मैंने अपने लिए एसी लगाने की बात की तो आपको लगने लगा कि मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। इतना कहते कहते उसका गला भर आया। वो धीरे से उठी और अपने छोटे से कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात किसी ने उसे खाने के लिए नहीं बुलाया। वो बिना कुछ खाए ही लेट गई। पूरी रात वो छत को देखती रही और सोचती रही कि जिस घर को बचाने के लिए उसने अपना घर छोड़ा था वही घर आज उसे
अपना मानने को तैयार नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ गई। उसने स्नान किया, चुपचाप अपने कुछ कपड़े एक बैग में रखे और बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। ना तो माँ ने उसे रोका, ना भैया ने और ना ही भाभी ने। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जाने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ देर बाद काव्या अपने ससुराल के दरवाजे तक पहुंची। कई महीनों बाद उस घर के सामने खड़े होकर उसके कदम कांप रहे थे। उसने कुछ पल आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाजा खुला तो सामने सुरेश जी खड़े थे। काव्या को अपने सामने देखकर वो कुछ पल के लिए जैसे स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अगले ही पल काव्या ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। सुरेश जी ने कांपते हाथों से काव्या को आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई थी। उन्होंने खुशी से घर के अंदर आवाज लगाई, भाग्यवान, जरा बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। रसोई में काम कर रही सुधा जी हाथ पोंछती हुई बाहर आई। जैसे ही उनकी नज़र काव्या पर पड़ी, उनकी आंखें भर आई। काव्या एक पल भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और दौड़कर अपनी सास के गले से लग गई। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। उसी समय निखिल अपने ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला। सामने काव्या को खड़ा देखकर वो कुछ क्षणों तक उसे बिना पलकें झपकाए देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काव्या उसके सामने खड़ी है। तभी काव्या ने नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी गलती बहुत बड़ी थी निखिल, क्या आप मुझे माफ़। वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही निखिल ने कहा, अब कुछ मत कहो काव्या, जो समय बीत गया उसे याद करके इस पल को क्यों खराब करें। भगवान ने हमें फिर से एक मौका दिया है, तो अब हम उसे खुशी खुशी बिताएंगे। ये सुनकर सबकी आंखें खुशी से भर आई और सब लोग एक साथ हंस पड़े। आज काव्या को पहली बार ये एहसास हुआ कि घर केवल दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपका इंतज़ार करते हैं, आपकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और आपको हमेशा अपना मानते हैं। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, हाँ, यही मेरा अपना घर है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।